hope today you all are well. Today my topic is social influence. सोशल इन्फ्लुएंस से क्या मतलब है कि आपकी सोसाइटी आप पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है या आप उस सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए किस तरह से अपने बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में अगर आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो सोसाइटी आपके खिलाफ स्टैंड ले सकती है। बहुत सी चीज़ें हम अपने लाइफ में इस तरह से कर रहे होते हैं कि लोगों को वो अच्छी लगे। इनफैक्ट हम कर ही यही रहे हैं कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में रखें कि लोग हमें जो हैं वो सराहें, लोग हमें अप्रिशिएट करें। ये बात बिल्कुल अलग तरफ से निकल जाती है कि हम खुद क्या चाहते हैं, हम खुद क्या करना चाहते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि सोसाइटी आपको किस तरह से अफेक्ट कर रही है कि लेट्स सपोज एक फैमिली अपने सारे बच्चों को एक ग्रेट हाईली पोस्ट पे लेके जाना चाह रही है और उसमें वो फील्ड सेलेक्ट कर रही है जो सोसाइटी का ट्रेंड बना हुआ है कि इस वाली फील्ड में ज़्यादा अर्निंग है। दे डोंट इवन वांट टू नो कि व्हाट देयर चाइल्ड डिमांड्स, व्हाट देयर चाइल्ड नीड्स। तो वो क्या होगा क्या कि वो अपनी सोसाइटी इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, लाइक यूँ कहूँ कि सोसाइटी इन्फ्लुएंस उन पर इतना होगा कि वो इस तरह की चीज़ें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चूज़ करेंगे कि वो उनकी फैमिली सोसाइटी में जो है वो इजीली मूव कर सके। तो जो फैक्टर्स हमने इधर पढ़ने हैं वो सोशल इन्फ्लुएंस के हैं कि किस तरह से सोशल जो है सोसाइटी हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है, हम पर इफेक्ट कर रही है। लेट्स मूव द टॉपिक। What is the definition of social influence? Social influence comprises the way in which individuals change their behavior to meet the demands of a social environment. It takes many forms and can be seen in इस तरह के behavior जो individual जो कि एक अलग इंसान अपनाता है सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे किस किस चीज़ में, कंफर्मिटी में, सोशलाइजेशन में, पीयर प्रेशर में, ओबीडियंस में। कंफर्मिटी क्या है, उसको उस जगह पे क्योंकि सुकून से रहना है। सोशलाइजेशन क्या है कि ताकि लोग उससे इंटरेक्शन रख सकें, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, वो इंसानों से बात किए बगैर नहीं रह सकता। पेयर प्रेशर, उसके दोस्त इस तरह के हैं कि उनको उन जैसा काम करना है। ओबीडियंस, फर्माबरदारी में, लीडरशिप उसकी ऐसी है, उस पर जो लीड कर रहे हैं लोग वो ऐसा करवाना चाह रहे हैं उससे। परसुएशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग। Typically, social influence results from a specific action, command, or request, but people also alter their attitudes and behaviors in response to what they perceive others might to do or think. In 1958, Harvard psychologist Herbert Kellman identified three broad criteria of social influence. होगा क्या इसके अंदर कि social influence का result किस सूरत में आता है कि जब हम पर सोसाइटी असरअंदाज हो रही होती है, हम वो काम करेंगे। हमें चाहे कमांड से कराया जाए, तो हम चाहे हमसे रिक्वेस्ट की जाए, लेकिन हम वो करेंगे। लेकिन हमें पता होगा कि हमने अपना रवैया कैसे बदलना है कि जो लोग हमें परसीव करें जिस तरह, हमने उनके सामने कैसे रहना है। इस सारे सिनारियो को देखते हुए 1958 में एक हार्वर्ड पढ़ने वाला साइकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था हर्बर्ट कैलमैन। उसने 3 पर्सपेक्टिव्स दिए थे अबाउट सोशल इन्फ्लुएंस। What are the 3 forms or varieties of social influence? One is compliance, second one is identification, and the one is internalization. What is compliance? Is when people appear to agree with others but actually keep their dissenting opinion private. कि लोग pretend करते हैं इस वाली चीज़ में कि जो उनसे बात की जा रही है वो ठीक कह रहे हैं, हम एग्री हैं उनके साथ, लेकिन जो उनके इख्तलाफ राय होती है उसको छुपा के रखते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो उसके बारे में उन लोगों के सामने अप्रूवल देंगे, लेकिन अंदर से उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे होंगे। आइडेंटिफिकेशन इज व्हेन पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन हु इज लाइक्ड एंड रिस्पेक्टेड सच एज अ फेमस सेलिब्रिटी। कि आप अपने आप को इस तरह से बना रहे हो कि सोसाइटी में जो लोग आपको पसंद है या जो मशहूर हैं, आप उनसे इंस्पायर होकर अपनी जो आइडेंटिटी बना रहे हो। दिस इज व्हाट वी कॉल आइडेंटिफिकेशन. Internalization is when people accept a belief or behavior and agree both publicly and privately. कि ऐसा रवैया या ऐसा बिलीफ जो इंसान इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी एक्सेप्ट करे। फर्स्ट वन में क्या था, आपने अपना इख्तलाफ राय लोगों तक नहीं दी, आप
अंदर से उससे खिलाफ कर रहे हैं लेकिन मुंह से अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन इंटरनलाइजेशन में क्या है, आप पब्लिकली भी और प्राइवेटली भी उस चीज को अप्रूव कर रहे हो। Morton Dest and Harold Garrett describe two psychological needs that lead humans to conform to the expectations of others. These includes our need to be right, informational, social influence, and our need to be liked. कि एक वो चीज़ है जिसमें हमें ठीक करना है, हमें लग रहा है ये काम ठीक है, हमने करना है, और एक वो काम हमने करना है जो लोगों की तरफ से पसंद किया जाए। तो ये टू टाइप्स की नीड्स हैं जिसको किसने एक्सप्लेन किया था, मॉर्टन, Hurley and Morton, right? Now come to the details of Kalman's varieties. There are three processes of attitude change as defined by Harvard psychologist Herbert Kalman in a 1958 paper published in the Journal of Conflict Resolution. The purpose of defining these processes was to help determine the effects of social influence, for example, to separate public conformity behavior from private acceptance personal belief. ये बेसिकली ये क्यों उसने ये वैरायटीज प्रपोज की अपने जर्नल में, वो इसलिए कि लोगों को कंफर्ट जोन मिला है, उन्हें पता चले कि ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो उनको पब्लिकली एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी उसमें पर्सनल बिलीफ भी शामिल होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर इकट्ठे होंगी, एक वो काम है जो दुनिया हमसे कराना चाहती है और एक वो जिसमें हमारा अपना इंटरेस्ट है। अगर हम वो काम करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और हम दुनिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्पिटेंट काम होगा। बट अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनता है। कंप्लेंट्स की डिटेल क्या है? कंप्लेंट्स इज द एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग favorably to an explicit or implicit request offered by others. Technically, compliance is a change in behavior but not necessarily in attitude. One can comply due to mere obedience or by otherwise opting to withhold private thoughts due to social pressures. According to Kalman 1958 paper, the satisfaction derived from the compliance is due to the social effect of the accepting influence. People comply for an expected reward or punishment aversion. Compliance में लोग क्यों वो बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं लेकिन अपना एटीट्यूड नहीं बदल रहे होते, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ओबीडियंट रहना होता है या उनको अपनी प्राइवेट थॉट और जो सोशल प्रेशर की वजह से चेंज होती हैं उनको देखना होता है। 1958 के पेपर में उसने एक बात लिखी, उसमें यह था कि अक्सर लोग आपकी बात को इसलिए मान रहे होते हैं कि उन्हें उसके बदले में कोई रिवॉर्ड मिलने या उसके बदले में कोई पनिशमेंट दी जानी है। उस चीज़ से अगर रिवॉर्ड मिलना है तो अपनी वो पर्सनल बिलीफ को भी जो है वो इग्नोर करके उस पर काम कर रहे होते हैं, उस ओपिनियन को मान रहे होते हैं। अगर पनिशमेंट मिलने का डर होता है तो भी वो उस चीज़ को मानते हैं, उस प्रेशर में आ जाते हैं। दिस इज व्हाट कंप्लेंट्स is. How can we attain compliance? What are the gaining techniques to attain compliance? Number first is foot in the door. In utilizing this technique, the subject is asked to perform a small request, a favor that typically requires minimal involvement. After this, a large request is presented. According to successive approximations, because the subjects complied with initial requests, they are more likely to feel obligated to fulfill additional favors. इसमें क्या करना है, जो वो पर्सन है जिसको कंप्लेंट्स अटेन करनी है उसको एक छोटी रिक्वेस्ट करने को कहा जाएगा और उस पर उसको फेवर दी जाएगी जिसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी, मतलब उसको ज़्यादा उसके लिए बैग नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद उसे कहा जाएगा एक बड़ी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करो अपनी। उसके बाद अगर उसको वो अप्रूवल मिल जाता है उस छोटी रिक्वेस्ट पर कि अगर लेट्स सपोज मुझे कोई चीज़ चाहिए किसी से और मैं पहली बार जब उसे मांगूँ, एक छोटी चीज़ पहले मांगूँ, तो वो मुझे अगर दे देता है और बहुत अच्छे तरीके से देगा तो नेक्स्ट टाइम मैं उससे मांगने में हिचकिचाऊंगी नहीं। लेकिन अगर मैं मांगते हुए मुझे लगेगा कि उसका मूड अच्छा नहीं है या वो इस चीज़ को बर्डनाइज फील कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम मैं मांगने से क्या करूँगी, अवॉइड करूँगी। तो व्हाट कि पहले आप फेवर लें, उसमें आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट शामिल ना हो और वो चीज़ देखें, उसके बाद अगर वो चीज़ पॉजिटिव वे में चल रही है तो उसमें एडिशनल फेवर को भी शामिल करें। नेक्स्ट इज डोर इन द फेस. दिस टेक्निक begins with an initial grand request. This request is expected to be turned down, thus it is followed by a second more reasonable request. This technique is decidedly more effective than foot in the door, since foot in the door utilize a gradual escalation of request. इसके अंदर क्या है कि आपने बड़ी रिक्वेस्ट ही कर लेनी है, सबसे पहले इनिशियल ग्रैंड
रिक्वेस्ट करनी है और ये एक्सपेक्ट ये भी करना है कि हो सकता है ये ना भी मानी जाए। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको अगर वो नहीं भी मानी जा रही तो आप सेकंड रीजनेबल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ ज़्यादा फुट इन द डोर से क्यों अच्छी है कि इसमें आपको गैप नहीं देना पड़ रहा, आप फौरन से उस रिक्वेस्ट को मांगने में काम कर रहे हैं। Technique is low ball technique, frequently employed by car salesmen. Low bailing gains complaints by offering the subject something at a lower price only to increase the price at the last moment. The buyer is more likely to comply with this price change since they feel like a mental agreement to a contract has occurred. इसको ऐसे वो समझा रहे हैं, कोई बंदा कार खरीदने गया, कार वाले ने उसकी कीमत आई सपोज 25 लाख बताई है, उसने बार्गेनिंग की है, तो होगा क्या, वो उस चीज़ को अगर कम कर रहा है, लाइक उसको 23 पे ले आया है, तो जो बंदा वो कार खरीद रहा है उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और उससे सेटिस्फेक्शन ये भी होगी ये पर्सन अच्छा है, ये मेरी बार्गेनिंग को कंसिडर कर रहा है और वो मुझे ये चीज़ जो है रिजनेबल प्राइस पे दे रहा है। हालांकि एक्चुअली उसकी प्राइस वही होती है जो वो बता रहे होते हैं कम करके, लेकिन होगा क्या, एट दिस पॉइंट जो उसको वो सिनेरियो दे रहा है उसमें उसका मेंटल जो एग्रीमेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अकर्ड हो जाएगा और वो उस चीज़ को अच्छे से ले लेगा। इनग्रेटिएशन में क्या कहते हैं, दिस attempt to obtain compliance involves gaining someone's approval, so they will be more likely to appease your demands. Edward E. Jones discussed the three forms of ingratiation. One is flattery, second one is opinion conformity, and third one is self-presentation, presenting one's own attributes in the manner that appeals to the target. कि इस तरह से चीज़ों को देना अप्रूवल के मायने में कि दे विल मोर लाइकली टू अपीज योर डिमांड्स, कि वो आपकी डिमांड्स को भी फुलफिल कर रहा हो, आपको एक तो सोसाइटी की तरफ से उस पर अप्रूवल मिल रहा हो और जो आपकी चीज़ें हैं जो आप डिमांड कर रहे हो वो भी फुलफिल हो रही हो। तो इस तरह की जो अप्रूवल है उसको आप क्या कहेंगे, इंटेग्रेशन। इसके आगे से 3 जो है वो फॉर्म्स हैं, उसमें फ्लैटरी है, ओपिनियन है एंड कंफर्मिटी है एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन है। सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या होती है कि आप खुद से उस काम को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हो कि वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रूवल मिलने से या अप्रिसिएशन मिलने से ऑटोमेटिकली जो है आपको वो चीज़ें अच्छी से प्रोवाइड की जाती हैं। फ्लैटरी क्या है, जिस बंदे से आपने काम कराना है आप उसकी तारीफ करें तो भी जो है आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिल सकते हैं। ओपिनियन कंफर्मिटी क्या हो सकती है कि आप उस पर्सन से उसका ओपिनियन भी लें कि वो पर्सन खुद क्या चाहता है, तो इस तरह भी चीज़ें जो हैं आपको कंप्लेंट्स जो है वो ग्रेट डील में मिल सकती है। Next form of social influence is identification. Identification is the change of attitudes or behaviors due to the influence of someone who is admired. Advertisement that they upon celebrity endorsement to market their products and taking advantage of this phenomena. लोग क्या करते हैं, जिन लोगों से वो एडमायर होते हैं उन वो चीज़ें वो जो यूज़ करते हैं उनको जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी फेमस हों, वो भी लोग सोसाइटी में पसंद किए जाएं। एडवर्टाइजमेंट कंपनी स्पेशली जो आजकल रंग गोरा करने वाली कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जो लोगों की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस चल रही होती है उसको वो क्रीम वाले एड में डाल देती हैं, तो उनको ये लगता है जो लोग हैं कि इस क्रीम को ये यूज़ करती हैं इसीलिए बहुत खूबसूरत दिख रही हैं कैमरा में, टीवी पर। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज है इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। अकॉर्डिंग टू कैलमन, द डिजायर रिलेशनशिप दैट द आइडेंटिफाई रिलेट्स टू द बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि अपना जो एटीट्यूड है वो इस तरह से लोग बदल रहे हैं कि वो चीज़ें जो वो खुद चाहते भी नहीं है लेकिन सोसाइटी की देखा देखी में वो कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ आइडेंटिफिकेशन में आती है। उसकी 2 आगे से फॉर्म्स है, वन इज प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन। Identification is the original and primitive form of emotional attachment to something or someone prior to any relations with other persons or objects. An individual's first and most important identification, his identification with the father in his own personal
प्री हिस्ट्री विद द पेरेंट्स। ऐसा होता है कि इमोशनल अटैचमेंट भी ज़रूरी होती है आइडेंटिफिकेशन की टाइप में, कि आपका उस चीज़ से रिलेशनशिप कैसा है, उस सब्जेक्ट से रिलेशनशिप कैसा है। लेट्स सपोज आप देखते हैं कि छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो अपनी मदर या फादर की चीज़ें बड़े शौक से यूज़ कर रहे होते हैं, उनके शूज़ पहन लेंगे, उनकी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर लेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एडमायर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, right? This means that when a baby is born, he is not capable of making a distinction between himself and important others. The baby has an emotional attachment with his parents and experiences his parents as a part of himself. The breast is a part of me, I am the breast. कैसा है कि वो चीज़ें क्या हैं, जो बच्चे हैं छोटे, क्योंकि उनको कोई मेकिंग उन्हें फ़र्क नहीं आ रहा होता अटैचमेंट में अपनी, और क्या चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो उन्हें लगता है कि हम उनका पार्ट है, वो हमारा पार्ट है, हम लोग एक जैसे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन चिल्ड्रन adopt unconsciously the characteristics of their parents and begin to associate themselves with and copy the behavior of their parents. अब वो क्या है, लाशूरी तौर पर उनके साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच है, उनसे एडमायर हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना हर बिहेवियर उन जैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। Freud remarked that identification should be distinguished from imitation, which is a voluntary and conscious act. Because of this process of emotional attachment, a child will develop a super ego that is similarities to the moral values and guidelines by which the parents live their lives. इस तरह की चीज़ें जो एक्सपीरियंसेस वो रखते हैं, ये रिलेट करती हैं सुपर ईगो से। और व्हाट इज सुपर ईगो, कि आप में खिलाकियात कितनी हैं। जैसे आपको सिखाया भी नहीं भी गया, लेकिन आपको पता है कि टीचर को थप्पड़ नहीं मारना, तो अगर आपका दिल भी कर रहा है क्लास में, तो आप नहीं मारते, क्योंकि आपकी सुपर ईगो हाई होती है, आपकी क्वालिटीज़ हाई होती हैं। तो ये कहाँ से आप लर्न कर रहे होते हैं, बचपन से ही, जिस तरह की आपके पेरेंट्स की लिविंग स्टाइल होता है उससे लर्न कर रहे होते हैं। बाय दिस प्रोसेस चिल्ड्रन बिकम अ great deal like their parents, and this facilitates learning to live in the world and culture to which they are born. इससे क्या होता है कि वो जिस कल्चर में पैदा होते हैं उसमें वहाँ रहने में उनको आसानी हो जाती है, कि चीज़ें वो शुरू से ही लर्न कर चुके हुए होते हैं। सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन, नार्सिसिस्टिक सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन। नार्सिसिस्टिक क्या होता है बेटा, खुद से सेल्फ लव करना और ऑब्सेस तरीके से करना, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सराहना हर वक्त। दिस इज नार्सिसिस्टिक आइडेंटिफिकेशन इज द फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉलोइंग abandonment or loss of an object. This experience of loss starts at a very young age. For example, wearing the clothes or jewelry of a deceased loved one in mourning and melancholia. Freud, having shown that identification is a primary stage of object choice, argued that the experience of loss sets in motion a regressive process that serves to establish an identification of the ego with the abandoned object. In the ego and the id, he went on to maintain that this kind of substitution has a great share in determining the form taken by the ego, and that it makes an essential contribution towards building up what is called its character. कि होता क्या है इसके अंदर, कि वो लोग जो जा चुके हुए होते हैं, जो आपके लव वन होते हैं, उनके कपड़े और ज्वेलरी को पहनना, उनको महसूस करना और उसमें देखना कि मतलब बेसिकली आप अपनी वो वाली नीड पूरी कर रहे होते हो जो आपको अपनी लव वन से चाहिए होती है, वार्मथ की। उनके जाने के बाद भी आप जब उनकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो आपको पहनकर खुशी हो रही है, उस तरह का करेक्टर बनाने की आप कोशिश करते हो, कि मैं अगर ये पहनी हूँ तो मैं अम्मा जैसी लग रही हूँ, मैं ये पहनी हूँ तो अब्बा जैसे लग रहा हूँ। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अगर वो लाइफ में नहीं भी होते तो हम उसको कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट नार्सिसिस्टिक आइडेंटिफिकेशन। एंड लेकिन in his theory of the imaginary would develop the later point into this view of the ego is constituted in its nucleus by a series of alienating identification parts of the opposition to any concept of autonomous and conflict free ego. तो ईगो से, ईगो बेसिकली क्या होता है बेटा, आपका रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, कि वो चीज़ें जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, और इट क्या होता है जो आपका प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो क्या करता है कि आपको वो काम करते हैं जिसमें आप ये भी सोचते हैं कि मेरे काम करने से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। और इट क्या होता है जिसमें आपको सिर्फ अपनी खुशी प्यारी होती है, कि मुझे ये चीज़ क्योंकि चाहिए तो मुझे ये करनी है। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड इट। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इज इंटरनलाइजेशन,
is the process of acceptance of a set of norms established by people or groups that are influential to the individual. कि उन चीज़ों को accept कर लेना जो society ने आपके लिए बनाई है, ठीक है. The individual accepts the influence because the content of the influence accepted is intrinsically rewarding. It is congruent with the individual's value system, and according to Kalman, the reward of internalization is the content of the new behavior. अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में रिवॉर्ड दिया जा रहा है किसी बिहेवियर के ऊपर कि ये बच्चा है, ये अगर गुस्सा नहीं कर रहा तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसमें ये चीज़ बैठ गई है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो मुझे हमेशा रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ का. तो ये बिहेवियर उसकी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल है और उसने खुद को ये बात समझा ली है. इन साइकोलॉजी, internalization is the outcome of a conscious mind reasoning about a specific subject. The subject is internalized and consideration of the subject is internal. Internalization of ideas might take place following religious conversation or in the process of more generally moral conversation. Internalization is directly associated with learning with an organism or business and recalling what has been learned. ये खुद से आपने सीखा है अपनी रिलीजियस बातों को, अपनी मोरल बातों को, अपनी अखलाकियात को, अपनी मजहब की बातों को, जो आप खुद से अंदर से सीख कर डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे किस तरह से सोसाइटी में चलना है. इफ़ यू आर बोर्न इन अ मुस्लिम सोसाइटी, वो चीज़ें आपने लर्न की हैं कि नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखनी है, उस पर अगर आपको रिवॉर्ड टेक्निक से बताई गई हैं तो आप उसमें हमेशा उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखोगे. तो ये क्या है, उन चीज़ों का आपने रिकॉल करवा दिया बार बार कि ये काम मैंने करना है. दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनलाइजेशन. Next form of social influence is social fulfilling and prophecy. A self-fulfilling prophecy is a prediction that directly or indirectly causes itself to become true due to positive feedback between belief and behavior. A prophecy declared as truth when it is actually false may sufficiently influence people either through fear or logical confusion so that their action ultimately fulfill the once false prophecy. This term is credited to sociologist Robert K. Merton from an article he published in 1948. The idea that a belief or expectation, correct or incorrect, could bring about a desired or expected outcome. इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो चीज़ें हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो हमें उसका ये रिजल्ट मिलेगा, हमारे बिलीफ जो बन जाते हैं चीज़ों को लेकर और हमारे रवैये, वो क्या है कि आपको आपके अंदर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं. किस तरह से, अगर उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो आप वो काम दोबारा नहीं करोगे. अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप काम दोबारा करोगे. तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो हम दुनिया से रखते हैं, हमारी कन्फ्यूजन, हमारे फेयर जो हम चीज़ों को लेकर रखते हैं, वो करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकते हैं. वो आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकते. दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ फुलफिलिंग एंड प्रोफेसी. A new thought about self prophecy. एक लॉ है, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वन ऑफ माय फेवरेट लॉ इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. इट इज दिस नेम गिवन टू द बिलीफ दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक and that by focusing on positive or negative thoughts one can bring about positive or negative results. इसमें यह है कि जैसी चीज़ है वो वैसी चीज़ को खींचती है इस लॉ के अकॉर्डिंग. ये प्रोफेसर की एग्जांपल को कैसे पूरा कर रहा है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे ना आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ आएंगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव मिलेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड फर्स्ट बाय इमेजिनेशन. इस लॉ के मुताबिक हर चीज़ इमेजिनेशन में पहले से बना दी जाती है, विच लीड्स टू थॉट देन टू वर्ड्स एंड एक्शंस. जो किस चीज़ पर लीड करता है, आपके अल्फाज और एक्शंस पर. द थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस held in mind affect someone's intentions which makes the expected results happen. Although there are some cases where positive or negative attitudes can produce corresponding results, principally the placebo and nocebo effects. There is no scientific basis to the law of attraction. The trouble is in the mind, for the body is only the house for the mind to dwell in and we put a value on it according to its worth. होगा क्या इसके अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पर्सपेक्टिव, आप जैसा गुमान रखते हैं आपकी लाइफ पे वैसी होती है. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग भी यही है कि आपने जैसा एटीट्यूड सोचा है किसी को लेकर, आपने ज्यूम किया है कि मैं अगर इस जगह जॉब पर जा रहा हूँ तो मुझे बॉस जो है वो बहुत बुरा बिहेव देंगे. दिस इज योर नेगेटिव बिलीफ जो आपने ऑलरेडी इमेजिनेशन में बना दिया, और हो सकता है आपको एक्सपेक्टेशन में भी वैसे मिले, लेकिन आप पर था आप उसका एटीट्यूड पॉजिटिव बनाते या नेगेटिव बनाते इन योर थॉट्स. लेकिन
लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि साइंटिफिकली बेस्ड नहीं है ये, लेकिन एक किसी का ओपिनियन है ये। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि माइंड में जब ट्रबल होती है तो बॉडी जो है वो माइंड को जो है वो साथ में लेकर चल रहा होता है। वी पुट अ वैल्यू ऑन इट अकॉर्डिंग टू इट्स वर्थ, और हम चीज़ों को उसी तरह वर्थ देते हैं जितनी उनकी वैल्यू होती है। देयरफॉर इफ योर माइंड हैज बीन डिसीव्ड बाय सम इनविजिबल एनिमी इनटू अ बिलीव, यू हैव पुट इट इनटू द फॉर्म्स ऑफ अ डिजीज विद और विदाउट योर नॉलेज। और अगर आप अपने माइंड के अंदर आप किसी ऐसी इंसान से खुद को धोखे की उम्मीद दिला रहे हैं, बिलीव उसको एनिमी बना रहे हैं अपना, तो आपको पता भी नहीं चलना आप किसी न किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बाय थ्योरी और ट्रूथ आई कम इन कांटेक्ट विद योर एनिमी एंड रिस्टोर यू टू योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। दिस आई डू partially mentally partly by talking till I correct the wrong impression and establish the truth, and the truth is the cure. और अगर क्या है वो कहते हैं कि अगर आपको मैं होता आपकी जगह इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो मैं उस एनिमी से कांटेक्ट करता अपनी हेल्थ। और मतलब इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं फॉरगिवनेस को देख रहा है कि अगर आप उसको माफ कर रहे हो इनविजिबल एनिमी को, जिससे आपने जिसने आपके साथ आपको डिसीव किया, आप उसको माफ कर रहे हो, तो होगा क्या, तो आप खुद ही मेंटली तौर पर रिलैक्स करोगे खुद को, या उस कमान को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो, तो एक चीज सामने की, दिस इज व्हाट वी कॉल क्योर। उस चीज का इलाज एंड क्योर ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज फॉरगिवनेस, कि आप किस कदर लोगों को माफ करते हो। दिस इज all from my side today. Thank you so much. Allah Hafiz.